इन दिस वीडियो हम देखेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक में अक्सर पूछे जाने वाले साइंस के केमिस्ट्री के 2 और 5 अंक वाले प्रश्न। हमारा वीडियो आपसे मिस ना हो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अब बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ओके, पहला क्वेश्चन है ऑक्सीकारक क्या है। तो ऑक्सीकारक जो होता है वो ऑक्सीकरण की क्रिया के लिए जो आवश्यक अभिकारक होता है वही हमारा ऑक्सीकारक होता है। तो अतः ऑक्सीकारक वैसे पदार्थ हैं जो अन्य पदार्थों को ऑक्सीकृत करने की क्षमता रखते हैं। एक एग्जाम्पल है, इसको आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अम्ल और भस्म में 2 अंतर लिखें। तो इसमें पहला जो अंतर है हमारा वो स्वाद को लेकर है। अम्ल का स्वाद होता है खट्टा, भस्म का स्वाद कड़वा होता है। दूसरा अंतर है हमारा यह नील लिटमस पत्र को लाल करता है और भस्म जो होता है वो लिटमस पत्र को नीला करता है। आपको ध्यान में यही रखना है कि अम्ल जो होता है वो लिटमस पत्र को लाल करता है, तो इसका उल्टा होगा भस्म जो कि लिटमस पत्र को नीला करता है। अब लाल अगर करेगा तो वो नीला लिटमस पत्र को ही करेगा और ये अगर नीला करेगा तो वो लाल को ही करेगा। ओके, हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है समजातीय श्रेणी क्या है, एक उदाहरण दें। तो समजातीय श्रेणी जो होता है वो कार्बन के यौगिकों का एक समूह होता है जिसकी संरचनाएं तथा रासायनिक गुण समरूप होती है तथा 2 क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है। तो इसमें जो मेन है वो यही है, CH2 का अंतर होता है समजातीय श्रेणी में। जैसे कुछ उदाहरण है एल्केन का समजातीय श्रेणी, जैसे CH4 और C2H6। अगर हम ये इसमें और इसमें अंतर देखें तो वो CH2 का है, मतलब एक C का और 2 H का अंतर है। या फिर हम दूसरा अंतर देखें इसको C2H6 और C3H8, यहाँ पर भी जो है CH2 का ही अंतर है। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। निम्नलिखित को परिभाषित करें, संयोजन अभिक्रिया और ऑक्सीकरण। तो संयोजन अभिक्रिया जो होता है वो 2 या 2 से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग कर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। तो संयोजन अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है C2 और 2O2, ये दोनों मिलके 2CO2 बनते हैं। तो यहाँ पर ये 2 पदार्थ मिल रहा है और एक नया पदार्थ का निर्माण कर रहा है, तो ये हमारा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। दूसरा है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण वैसी अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व से ऑक्सीजन का संयोग होता है और किसी यौगिक से हाइड्रोजन का विस्थापन होता है। इसका भी कुछ एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल जो है उसमें ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है और दूसरा एग्जाम्पल में हमारा हाइड्रोजन का जो है वो विस्थापन हो रहा है। यहाँ पर इसमें पहले हाइड्रोजन मिला हुआ था, H2SO4 में SO4 में हाइड्रोजन मिला हुआ था, यहाँ पर H2 जो है वो बाहर हो गया। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है अम्ल, क्षारक और लवण की परिभाषा दें। अम्ल जो होता है वो H+ आयन प्रदान करता है। ये आर्यनियस के द्वारा परिभाषा है। अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। अम्ल कहलाता है, यह नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, हम पहले देखे थे। भस्म जो होता है वो लाल लिटमस पत्र को नीला करता है और ये जल में घुलकर OH- आयन देता है या फिर हाइड्रोक्साइड आयन देता है। कुछ एग्जाम्पल आप अम्ल के भी देख लें और क्षार के भी। तीसरा है लवण। लवण का लिटमस पत्र पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। लवण जो बनता है वो अम्ल और भस्म आपस में मिलकर ही लवण बनता है। लवण के कुछ उदाहरण है NaCl और KCl। NaCl जो होता है वो हमारा साधारण नमक होता है जो हम अपने घरों में यूज करते हैं। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, प्रतिस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया को हमको देखना है। विस्थापन अभिक्रिया जो है हमारा, जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो वह विस्थापन अभिक्रिया होती है। जैसे यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें Cu को जो है वो विस्थापित कर रहा है Zn। द्विविस्थापन अभिक्रिया है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में 2 अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है। मतलब विस्थापन अभिक्रिया में जो होता है वो किसी एक को विस्थापित करता है, लेकिन द्विविस्थापन अभिक्रिया में
सिर्फ आदान प्रदान होता है, यहाँ पर विस्थापित नहीं होता, यहाँ पर आदान प्रदान होता है। यहाँ BaCl2 और Na2SO4 है, तो सॉरी यहाँ एक ये अभिक्रिया करता है और ये BaSO4 और NaCl बनता है, तो ये यहाँ पर सिर्फ आदान प्रदान हो रहा है परमाणुओं का। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि एवं उपयोग लिखें। जिप्सम को 373 केल्विन, सॉरी ये डिग्री केल्विन नहीं होगा, केल्विन जो होता है वो सीधा होता है, केल्विन के लिए डिग्री नहीं होता है। तो जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट बनाता है। तो ये जो है हमारा ये जिप्सम का ही सूत्र है और ये समीकरण, इसको भी ध्यान में रखना है आपको, समीकरण को हमेशा ध्यान में रखना है एग्जाम में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का कुछ उपयोग है, डॉक्टर टूटी हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए इसका उपयोग करते हैं। दूसरा उपयोग है इसका उपयोग खिलौना बनाने में होता है। हम इसको देखते हैं कुछ इसका एग्जाम्पल को। ये डॉक्टर जो हमारा ये प्लास्टर होता है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसमें, और इस टाइप के जो खिलौने होते हैं इसमें भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही उपयोग होता है। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन है संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण दें। तो संयोजन अभिक्रिया नाम से ही लग रहा है इसमें कुछ किसी चीज़ का संयोग होता होगा। देखते हैं हम, ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं या एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलता है और एक या एकल उत्पाद का निर्माण करता है, तो ऐसे अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर है CaO और H2O मिलकर CaOH होल ट्वाइस इसका निर्माण किया है। अब इसको देख लें। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है, अर्थात ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, उसे उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ऑक्सीजन का योग हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन का योग होता है, इसलिए इसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है Cu+O2, यह अभिक्रिया करके CuO बना। हमें एक बात ध्यान देना, यहाँ पर 2 O है और यहाँ पर एक ही है, तो इसको हमें संतुलित कर देना है। यहाँ संतुलित करने के लिए यहाँ 2 देंगे, तो 2 देने पर यहाँ O2 हो गया, लेकिन Cu जो है हमारा एक ही है, सॉरी Cu2 है यहाँ पर और यहाँ हमारा Cu एक ही है, तो इसको संतुलित करने के लिए यहाँ 2 देंगे, तो ये हमारा जो है अब पूरा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, Cu और O2 मिलकर 2CuO बन रहा है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। खनिज और अयस्क में क्या अंतर है, खनिज और अयस्क। पहला अंतर है हमारा, उन प्राकृतिक पदार्थों को जिनके रूप में धातुओं के यौगिक पाए जाते हैं खनिज कहलाते हैं। पहला अंतर में हम इसका डेफिनेशन लिखे हैं, अयस्क का वैसे ही कुछ डेफिनेशन है। जिन खनिजों से धातुएं लाभदायक तथा सुविधापूर्वक प्राप्त की जा सकती है उन्हें अयस्क कहते हैं। तो पहला एग्जाम्पल में हम जो है इसका डेफिनेशन लिए। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ खनिजों में धातु की प्रतिशत मात्रा पर्याप्त होती है जबकि अन्य खनिजों में धातु की प्रतिशत मात्रा बहुत कम होती है। इसका दूसरा अंतर जो है वो ये है, सभी अयस्क में धातु की प्रतिशत मात्रा प्राप्त होती है। अब इसको देख लें, सारे अंतर को आप ठीक से देखेंगे। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है आघात वर्ध तथा तन्य का अर्थ बताइए। आघात वर्ध का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ को पीट कर चादर की तरह बना सकते हैं। तन्य का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ को खींच कर लंबा कर सकते हैं। आघात वर्ध का हमारा जो है डेफिनेशन है, कुछ धातुओं को पीट कर उनके चादर बनाए जा सकते हैं। इस गुणधर्म को ही आघातवर्धिता कहते हैं और धातु आघातवर्ध कहलाती है। आगे है, किसी धातु के पतले तार खींचे जा सकते हैं। धातुओं के इस गुणधर्म को तन्यता कहते हैं तथा धातु तन्य कहलाती है। तो तन्यता जो है वो गुणधर्म है और तन्य धातु कहलाती है। इसमें भी आघातवर्धिता वो जो है ये गुण है और धातु जो है वो आघातवर्ध कहलाती है। आगे देखते हैं,
ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो होता है वो इसमें ऊष्मा के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है, और ऊष्माशोषी जो होता है वो ऊर्जा का अवशोषण करता है। ऊर्जा या ऊष्मा का ये अवशोषण होता है इसमें। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया का मतलब है कि उदासीन कर देना। ऐसे सिंपली तो हमें ये समझ में आता है, लेकिन इसमें हम देखते हैं क्या है। जिन अभिक्रियाओं में अम्ल तथा क्षार अभिक्रिया करके जल एवं लवण बनाते हैं, उन अभिक्रियाओं को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो मतलब जब अम्ल और क्षार दोनों का अभिक्रिया करेंगे तो वो हमें लवण और जल देगा। तो लवण और जल देने पर ये होगा कि यहाँ हमारा ना ही अम्ल रहेगा वो, ना ही क्षार रहेगा, मतलब ये दोनों उदासीन रहेगा। तो इसलिए इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण है HCl जो कि एक कठोर अम्ल है, और NaOH ये एक क्षार है। ये दोनों मिलके NaCl मतलब लवण जो कि नमक होता है, हम अपने घरों में इसका यूज करते हैं, और ये एक जल दिया, तो लवण और जल देता है। ठीक है, हम बढ़ते हैं अब 5 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। जस्ता के मुख्य अयस्क का नाम लिखें। जस्ता का उनके अयस्क से निष्कर्षण का वर्णन करें। तो जस्ता का जो मुख्य अयस्क है वो 2 है, जिंक, ब्लेड और कैलामाइन। तो आयरन, जिंक, लेड, कॉपर आदि सक्रियता श्रेणी के मध्य में पाए जाने वाले धातु हैं। प्रकृति में यह प्रायः सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड के रूप में प्राप्त करना आसान है, अतः उपचयन से पहले धातु के सल्फाइड एवं कार्बोनेट की धातु के ऑक्साइड में परिणत करना जरूरी है। सल्फाइड अयस्क की वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को भंजन कहते हैं। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। जिंक के अयस्कों के भंजन एवं निस्तापन के समय निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती है। भंजन के समय यह अभिक्रिया होता है और निस्तापन के समय यह अभिक्रिया होता है। आपको अभिक्रिया को ध्यान में रखना है। इसके बाद इन ऑक्साइड को कार्बन द्वारा अपचयित कर धातु की प्राप्ति कर ली जाती है। तो धातु की जो प्राप्ति होती है उसके लिए ये समीकरण है। इस प्रकार धातु का निष्कर्षण हो जाता है। ये क्वेश्चन 5 नंबर का है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। हम बढ़ते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, धातुओं के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म का उल्लेख करें। धातु का भौतिक गुणधर्म है, धातुएं सामान्य ताप पर ठोस होती है, परंतु यहाँ कुछ छूट गया है। पारा जो होता है वो हमारा अपवाद में होता है, सामान्य ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है। ये जो पारा होता है वो सामान्य ताप पर ही तरल अवस्था में पाया जाता है, ये एक अपवाद है पारा। दूसरा है हमारा भौतिक गुण धातु का, धातुएं तन्य तथा अघातवर्धी होती है, ये हम देखे थे पहले। तीसरा है धातुएं प्राय चमकदार होती है, अर्थात उसमें धात्विक चमक होती है। धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है। धातुओं का गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। धातुओं का रासायनिक गुण है, धातुएं क्षार या ऑक्साइड बनाती है, जिसमें से कुछ क्षार बनाती है, मतलब धातु जो होता है वो क्षार या ऑक्साइड बनाती है। धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस पुनः स्थापित करती है तथा अनुरूप लवण बनाती है। धातुएं धनात्मक आवेश की प्रकृति होती है। धातुएं क्लोरीन से संयोग करके क्लोराइड बनाती है जो वैद्युत संयोजक होते हैं। कुछ धातुएं हाइड्रोजन से संयोग करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं जो विद्युत संयोजक होते हैं। तो आपको रासायनिक गुण और भौतिक गुण धातु की ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। हम बढ़ते हैं और क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों के संरचना सूत्र लिखना है। तो आपको संरचना सूत्र अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो इसका आंसर हम दिए हुए हैं। अगर इसको हम बताएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है, तो अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप यहाँ आंसर देख के याद ही कर लें फिलहाल, क्योंकि हमारे पास टाइम अभी बहुत ही कम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
बाय बाय, टेक केयर।